राधे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी साहित्य और साहित्यिक पुस्तकें पर। मेरा नाम है सुषमा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह से। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी प्रयोगवाद पढ़े हैं और प्रगतिवाद, आधुनिकतावाद और नव्य प्रगतिवाद, जनवाद, अलग अलग जितनी लेखकों की पुस्तकें पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा टाइटल चेंज किए हैं। तो आधुनिकतावाद और नव्य प्रगतिवाद पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहले कि अगर आप नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब होगी लिखित परीक्षा तो पुस्तकें पढ़नी बहुत ज़रूरी है, वो भी मानक पुस्तकें, क्योंकि लिखने में तो आपकी यही सहायता करेगा। आधुनिकतावाद एक वैश्विक प्रवृत्ति फेनामिना के रूप में स्वीकार किया गया है। वह भी इतिहास की एक विशेष परिस्थिति में जन्मा है। इसकी अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियों के फलस्वरूप विचित्र भूभागों में इसकी उत्पत्ति का समय भी भिन्न भिन्न है। भारत में इसका प्रयोग 1960 के बाद होता है। यह एक भिन्न ऐतिहासिक परिस्थिति में जन्म लेने के कारण इसमें पश्चिमी आधुनिकतावाद की गंभीरता, अनेक आयामीयता और तकनीकी पेचोखम नहीं है। पश्चिमी आधुनिकतावाद दो महायुद्धों द्वारा विध्वस्त जीवन, अस्तित्ववादी दर्शन, फांसीवाद, पूंजीवादी पदार्थीकरण की देन है। इसके कीटाणु वायरस की तरह दुनिया में फैल गए। इसकी तकनीक हिंदी में भी ग्रहण की गई। इस संदर्भ में पश्चिम की कलात्मक और साहित्यिक उपलब्धियों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, सब तो परीक्षाओं में आएगा नहीं, लेकिन पढ़ना चाहिए दो चीज़ के लिए। एक तो आप पढ़ेंगे तो आपकी राइटिंग आपकी मात्राएं सही होंगी, और लिखेंगे तो आपकी राइटिंग सही होगी, और थोड़ा अच्छे और जो कठिन शब्द हैं वो लिख पाएंगे शुद्ध रूप में। तो उत्तरों को लिखना सीखिए अच्छे से, अच्छे राइटिंग में और शुद्ध शब्द। तो ये सब पढ़ने से ही आता है। इस संदर्भ में पश्चिम की कलात्मक और साहित्यिक उपलब्धियों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। चित्रकला में पिकासो इसका पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। साहित्य के क्षेत्र में टी.एस. एलियट, जेम्स जॉयस, काफ्का, बेकेट, प्रूस्ट, रिल्के, लोरका आदि विश्वविख्यात नाम हैं। अपने देश का सतही आधुनिकतावाद फूहड़ विकृतियां लेकर आया। यूँ तो प्रयोगवादी काव्य आंदोलन में आधुनिकता के चिन्ह दिखाई पड़ने लगते हैं, विशेष रूप से अज्ञेय और शमशेर बहादुर सिंह में, पर उनकी आधुनिकता उधार ली हुई आधुनिकता थी। इसके लिए ऐतिहासिक जमीन भी नहीं थी। वास्तविकता तो यह है कि सन 1964 में हमारी पुरानी दुनिया और मूल्य लगभग समाप्त हो जाते हैं। सन 1962 के चीन भारत युद्ध ने रही सही जनतांत्रिक आशाओं की कमर तोड़ दी। सन 1964 में नेहरू को मृत्यु के साथ बहुत सारी चीज़ें मर जाती हैं। कांग्रेस दल में दरारें दिखाई देने लगती हैं। समाजवादी दल दो टुकड़ों में बच जाता है। इसी वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भी दो खंड हो जाते हैं। स्थानीयता की ओर बढ़ जाता है। भ्रष्टाचार का घोड़ा बेलगाम सर पर दौड़ने लगता है। इन स्थितियों के बीच राम मनोहर लोहिया की आक्रामकता एडवेंचरिज्म का मूल्य है, लेकिन वह भी आधुनिकता की देन। इस निराशा, घुटन, अराजकता और मूल्यहीनता के माहौल में अमेरिकी कवि गिन्सबर्ग 1962-63 में अमेरिकी मूल्यों को लेकर भारतवर्ष आया। इस देश में वर्षों भ्रमण करता रहा। उसका स्थायी निवास बनारस का दशाश्वमेध घाट था। उसके यौनवाद का प्रभाव युवा कवियों पर पड़ा। कुछ नामी गिरामी प्रगतिशील भी उसके चक्कर में फंसे। गिन्सबर्ग का हाउल युवा कवियों का धर्मग्रंथ बन गया। इसी समय अस्तित्ववाद की निषेधात्मकता विचारधारा अपने पूरे उमंग के साथ आई। यह आकस्मिक नहीं है कि सन 1961 में अज्ञेय का प्रसिद्ध अस्तित्ववादी उपन्यास अपने अपने अजनबी छपा। इन सभी स्थितियों का साहित्य पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उपभोक्तावाद, यौन विकृतियों की बजबजाहट हिंदी साहित्य के सिर के ऊपर से बहने लगी। आधुनिकतावाद के तहत एक अकवितावादी आंदोलन चल पड़ा। कुछ दिनों तक अकविता पत्रिका भी प्रकाशित हुई। आधुनिकतावाद का प्रभाव बंगला कविता पर भी पड़ा। हिंदी में इसके पुरोधा राजकमल चौधरी हैं। उनके मुक्ति प्रसंग और कंकावती में बेश्या, बीमार शहर, सड़े गोश्तों वाली औरतों के साथ संभोग के विभत्स चित्र हैं। कैलाश वाजपेयी यज्ञ और वेश्या में कोई फर्क नहीं मानते। जगदीश चतुर्वेदी इतिहास संगता हो गए। सौमित्र मोहन का लुकमान अली 1/3 प्रगतिवादी और 2/3 आधुनिकतावादी है। आत्महत्या की स्वीकृति तो जगदीश गुप्त, विजय देवनार शाही और लक्ष्मीकांत वर्मा में भी है। इसी समय नवगीत का आंदोलन भी चल निकला। यूँ तो हिंदी में गीत लिखने की परंपरा पुरानी है, लेकिन नई कविता आंदोलन के समय सामान्यतः कवियों ने गीत लिखना छोड़ दिया।
किंतु नई कविता के वजन पर नवगीत नाम से इसे जिलाए रखने की कोशिश की गई। यह कार्य मुख्य रूप से शंभुनाथ ने किया। शंभुनाथ जी ने अच्छे गीत लिखे हैं। जगदीश गुप्त, ठाकुर प्रसाद सिंह, रविंद्र भ्रमर, रामधरस मिश्र, श्री कृष्ण तिवारी आदि के गीतों की संख्या भी कम नहीं है, लेकिन नवगीत हिंदी कविता की मुख्य धारा से कभी जुड़ नहीं पाया। आधुनिकतावादी दौर के प्रसिद्ध कवि हैं श्रीकांत वर्मा, 1931 में जन्म हुआ इनका, 1986 में मृत्यु, और धूमिल 1931 में जन्म हुआ इनका भी, अरे दोनों लोग एक ही सन के हैं। इसका प्रभाव श्रीकांत वर्मा पर अधिक है और धूमिल पर कम। धूमिल इससे मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील दिखाई पड़ते हैं, लेकिन काजल की एक लीक लागियां पे लागियां काजल की एक प्रयत्नशील दिखाई पड़ते हैं, लेकिन काजल की कोठरी में कैसे ऊँचायानो जाए, काजल की एक लीक लागियां पे लागियां। श्रीकांत वर्मा ने यदि मगध न लिखा होता तो वे पूर्णतः आधुनिकतावादी नहीं होते। उनके पूर्ववर्ती काव्य संकलनों दिनारंभ, माया दर्पण, जलसा, घर आदि में आत्मरति और आत्मश्लाघा का प्राधान्य है। भीड़ से घृणा है, यौन प्रकृतियों की वजवजाहट भी कम नहीं है। जैसे किसी वेश्या के कोठे से अपने को बुझाकर। इन रचनाओं में ऊब, अनिर्णयात्मकता, आक्रामकता, विडंबना, यौन विकृति आदि सभी कुछ आधुनिकतावाद के लक्षण हैं। पर मगध में शांति है, सोच है, रास्ते की खोज है, ऐतिहासिक अतीत को वर्तमान की असंगत से जोड़ने का प्रयास है। इसका पूर्वाभास पूर्ववर्ती रचनाओं में जहाँ तहाँ दिखाई पड़ता है, जैसे जलसा, घर का कलिंग। मगध, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, मथुरा, नालंदा, तक्षशिला, कोसल, अशोक, सकटार, अजातशत्रु, वसंतसेना, अम्बपाली आदि का जादुई स्मरण है। एक माया लोक भी है और नहीं भी है। इस अतीत के समानांतर वर्तमान भी चलता रहता है। इसमें एक घुंघले और निर्दिष्ट भविष्य का संकेत भी है, और जीवन बोध और मृत्यु बोध का भी। इसका मुख्य मुद्दा है, सवाल यह है कि तुम कहाँ जा रहे हो, अश्वारोही, यह रास्ता किधर जाता है। कपिल वस्तु और नालंदा कोई नहीं जाता। रास्ते के अभाव में लोग भटकते रहते हैं। इतना अवश्य है कि उसे मालूम है, कौशल अधिक दिन नहीं टिक सकता। कौशल में विचारों की कमी है। वह यह भी कहता है कि हस्तिनापुर का एक शत्रु पल रहा है, विचार, किंतु विचार की कोई रूपरेखा नहीं है। वह एक तीसरे रास्ते की ओर भी संकेत करता है कि यह वहाँ नहीं जाता, वहाँ नहीं जाता, वहाँ नहीं जाता। प्रश्न होता है कि फिर कहाँ जाता है। इसका कोई उत्तर नहीं है। अंतिम सत्य के रूप में महाकाल की छाया भी है। अंतिम कविता इसी के संबंध में है। जिस भटकाव से श्रीकांत वर्मा के काव्य जीवन की शुरुआत हुई थी, उसी भटकाव और मृत्युबोध में उसका अंत भी होता है। अस्तित्ववादी अवसाद से उसे मुक्ति नहीं मिलती। आधुनिकता बोध का भाषिक खिलंदड़ापन यहाँ भी मौजूद है। धूमिल का उदय क्या होता है? तो धूमिल का उदय एक धूमकेतु की तरह होता है, जिसमें अग्नि भी है, धुआं भी। धुआं आधुनिकता है और अग्नि प्रगतिशील चेतना। धूमिल की ऊर्जा, विक्षोभ, आक्रामकता, भाषिक नवोन्मेष देखकर थोड़ी देर के लिए निराला की याद आ जाती है। पर धूमिल का एक छोरा आधुनिकतावाद से बंधा था, तो दूसरा छोरा अराजकता से। दोनों प्रवृत्तियां शुरू से ही दिखाई पड़ती हैं। अंत तक दोनों ने अपना संग साथ निभाया। सन 1967 में ये एक और आधुनिकतावादी कविता लिख रहे थे, तो दूसरी ओर मोचीराम। उनके तीनों संग्रहों संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र में दोनों प्रवृत्तियां मिलेंगी। राजकमल चौधरी की मृत्यु पर लिखी गई उनकी कविता में आधुनिकता की विकृतियां भरी पड़ी हैं। स्त्री के प्रति उनका दृष्टिकोण भिन्न नहीं है। गांव घर से उठाए गए मुहावरों तथा बिंबों से यह भी स्पष्ट है जैसे उसने जाना कि हर लड़की तीसरे गर्भपात के बाद धर्मशाला हो जाती है। मासिक धर्म में डूबे हुए लत्ते सा लड़खड़ाता दिन। औरत के प्रति धूमिल के रुख और चौधरी के रुख में कोई अंतर नहीं है। जहाँ तक राजनीति विचारधारा का प्रश्न है, वह किसी भी विचार से प्रतिबद्ध नहीं है, किंतु युवा लेखन के लिए राजनीतिक समझदारी जरूरी मालूम पड़ती है। देखना यह है कि उनकी राजनीतिक समझदारी क्या है। भारतीय लोकतंत्र से कवि का मोह भंग हो चुका है।
उसे दूसरे लोकतंत्र की तलाश है। यह जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है। जनतंत्र जल रहा है। उसका नक्शा ट्रैफिक पुलिस के चेहरे पर अक्स है। सुरक्षा का सवाल व्यर्थ हो गया है क्योंकि और वह सुरक्षित नहीं है। जिसका नाम हत्यारों की सूची में नहीं है। संसद के बारे में उसका विचार है। अपने यहाँ संसद तेल की वह घानी है जिसमें आधा तेल है आधा पानी है। प्रजातंत्र के विरुद्ध स्वयं एक कविता है। दूसरे प्रजातंत्र को खोज रहा है, कोई रास्ता नहीं मिलता। वह वामपंथ की संभावनाएं टटोलता है, बाएं हाथ का समर्थन करता है। एक अन्य स्थान पर कवि कहता है, लोकतंत्र के इसके अमानवीय संकट के समय कविता के जरिए मैं भारतीय वामपंथ के चरित्र को भ्रष्ट होने से बचा सकता हूँ। कविता के जरिए उसे बचाना एक इच्छित कल्पना है, पर उसकी दृष्टि में वामपंथ का चरित्र भ्रष्ट है। पतझड़ कविता में वह जनवाद और जनसंघ को एक सूत्र में बांध देता है। जनवादी मुद्रा में शाखों पर वह नकचढ़ी हवा, शब्द वृद्ध पत्तों पर समकालीनता के जनसंघी नुस्खे लिखती है। क्रांति की संभावनाओं पर भी उसे विश्वास नहीं है। यहाँ के प्रसंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी है। रह गया नक्सलवाद। संसद से सड़क तक में नक्सलबाड़ी पर एक कविता। है। पटकथा में कवि लिखता है, भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम गया है और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलबाड़ी है। कल सुनना मुझे में भी श्री काकुलम पर एक स्वतंत्र कविता है। एक कविता में छापामार दस्ते की याद दिलाता है और अंधेरे में एक युवा व्यक्ति गुम हो जाता है। अन्यत्र वह कहता है, और शब्द जहाँ सक्रिय हैं, भूख का सिलसिला छापामार सीटियाँ बजाने लगा है। जाहिर है नक्सलवाद के प्रति उनकी सहानुभूति है। कुछ दिनों तक नक्सलवाद एक सार्थक आंदोलन माना जाता था। यदि धूमिल की उससे सहानुभूति है तो इसे अनथ्या सिद्ध करने के लिए बौद्धिक व्यायाम की क्या आवश्यकता है। धूमिल के मोचीराम का जिक्र किए बिना धूमिल प्रकरण अधूरा रहेगा। कदाचित यह उनकी सर्वोत्तम कविता है, निहायत संयमित और निहायत प्रभावशाली, जटिल व्यापारों और बिंबों से गूंथी हुई। उनके अपने अन्वेषित मुहावरे यहाँ भी हैं। उनकी चमक भी है, पर ये अलग नहीं चमकते। पूरी कविता को चमकाकर उसी में चमकते हैं, कविता के भीतर। बातचीत की शैली में भी यह एकालाप है, बौखलाए हुए आदमी का एकालाप नहीं, पेशे से जुड़े हुए आदमी का एकालाप। पेशे में छिपे एक अदत्त इंसान के प्रतिकूल खड़े आदमी के खिलाफ भाषा का हस्तक्षेप कविता बन जाता है। मोचीराम के औजारों के पास शब्द हैं, वे बोलते हैं। वे कहीं न कहीं आदमी बनने की तमीज भी सिखाते हैं। मोचीराम का बसंत पेशे से जुड़कर अद्भुत, अपूर्व और अद्वितीय हो जाता है। वह जीने का सही तर्क पेश करता है। उसके प्रभाव में तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। जब अंत में चुप और चीख के अंतर्विरोधों का एक ही फर्ज बयान करता है तो कहना पड़ता है कि तू मोची नहीं शायर है। पटकथा में इसकी जटिलता नहीं है, बल्कि एक प्रकार की सपाटता है। आधुनिकतावाद से प्रभावित कविता की भाषा समस्या मूलक हो गई है। 1960 के बाद कवियों ने शब्द, भाषा और कविता पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। बदले हुए माहौल में छायावादी भाषा या नई कविता के बिंब धर्मी भाषा काम नहीं रह गई थी। धूमिल ने जिन मुहावरों का प्रयोग किया वे नए और टटके ही नहीं बल्कि धक्का मार भी हैं। हाँ, मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। इस भदेश भाषा को अभिजात्य की बगल में खड़ा कर देता है। इस तरह वह भाषा की एक नई टेक्नोलॉजी विकसित करता है। इसका दूरगामी प्रभाव हिंदी के कविता की भाषा पर पड़ा, पर इसका दुष्परिणाम यह भी हुआ है कि भाषा के चमत्कार ने कविता को जहाँ तहाँ प्रच्छन्न भी कर लिया है। तो यह थे धूमिल और दो कवि थे, श्रीकांत वर्मा। अगले वीडियो में पढ़ेंगे लीलाधर जगोड़ी को और कवियों को। नए कवियों से प्रश्न बहुत आते हैं। लीलाधर जगोड़ी हैं, अरुण गमल है, मंगले डमराल हैं और विनोद कुमार शुक्ल हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए
कुछ नहीं तो वीडियो को लगा दीजिए, सुनते रहिए। पुस्तकें नहीं पढ़ सकते हैं तो कुछ तो आएगा, और जो कुछ अच्छा लगे अपने कॉपी में नोट कर लिया करिए। मैं बार बार यही कहती हूँ, जब तक नोट नहीं करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।